राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 52 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते। क्या कह रहा है? व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए, ये दे रखा है, और बी ये पॉइंट दे रखा है। तो देखो हम ऐसे एक पूरा 2D फिगर बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है, जो ए पॉइंट है ना वो तो है 7,6, तो यहाँ पे 7 ये एक्स है अपनी और ये है वाई एक्सिस, तो ये 7,6 यहाँ कहीं रहा होगा। और कह रहा है जो दूसरा पॉइंट है ना वो क्या पे है, -3,4, तो यहाँ पे सपोज -3 रहा होगा और प्लस का ऊपर, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट रहा होगा। यहाँ ए है, यहाँ बी। अब हमसे क्या कह रहा है, व्हाट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, मतलब यहाँ से भी उतना ही आए और यहाँ से भी उतना ही आए और एक्स एक्सिस पे हो, तो ऐसा पॉइंट बताना जो इससे इक्वी डिस्टेंट होगा। मतलब यहाँ से चल के यहाँ आए और यहाँ से चल के यहाँ आए तो सेम दूरी हो। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस पे है तो हम लिखते कैसे, ए कोमा बी लिखते, तो जो ये ए होता है वो एक्स एक्सिस वाले को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो बी होता है वो वाई वाले कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो हम केवल एक्स लाइन पे ही बढ़ रहे हैं, हमें पूछा है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बताना है वो। तो जो बी वाला कंपोनेंट है ना, मतलब वाई वाला, वो तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे कुछ आएगा। तो देखो, तो जो x को 0 बता रहे पॉइंट, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचे हैं 2 पॉइंट, एक तो है 3 और एक है -4,0। अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को 3 और 0 कंसिडर करूं और -4 और 0 कहाँ होगा, वो तो यहाँ रहा होगा। तो अब देखो ये इस पॉइंट से इसकी दूरी, क्योंकि ये -3 था, इतनी दूरी, और यहाँ से यहाँ, ये तो किसी भी हालत में इक्वल होने वाली नहीं है। तो हमारी कौन सी दूरी इक्वल होगी, 3,0 वाली। अब वो मैं बता देता हूँ कैसे होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, -3,0, और ये क्या रहा होगा, ये वाला पॉइंट हमारा रहा होगा 7,0। तो इनके बीच में गैप 4 का, और ये 6 ऊपर है। और देखो ये पॉइंट था -3,4, तो इनके दूरी है 4 और यहाँ दूरी है 6। तो जब हम पाइथागोरस दो ट्रायंगल में लगाएंगे तो एक साइड 4 एक 6, तो ये दोनों में क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। यानी कि ये पॉइंट जो होगा ना वो इक्वल दूरी पे होगा पॉइंट ए से भी और बी से भी, और वो होगा एक्स एक्सिस पे। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 28% एंड देन इंक्रीज बाय 28%, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 784 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो देखो ऐसा केस हो ना, जब जैसे मतलब सेम परसेंट का इंक्रीज और सेम परसेंट का डिक्रीज हो रहा हो, और जितना परसेंट इंक्रीज है और उतना ही डिक्रीज है, और उनका क्या दे रखा हो, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा हो। जैसे अब ये 28 का इंक्रीज था और 28 का डिक्रीज था, तो उसकी वैल्यू दे रखी है 784 का जो है चेंज आया, और वही उसका क्या है, स्क्वायर है। तो ऐसे केस में मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि क्या मारना है, सीधा सीधा 10,000 मारना है ऐसे केस में। ठीक है, एक मैं आपको छोटे एग्जांपल से बता देता हूँ। सपोज जैसे 20% का इंक्रीज हुआ है और 20% का डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100 की वैल्यू हो गई 120 और 100 की वैल्यू हो गई 80। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे 10,000 और ये क्या आ जाएगा, 12×9 = 0। तो कितने का चेंज, 400 का। और 400 ही पता हमें, 20 20 और 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। तो यहाँ से ऐसे सेम तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी सी कैन डू अ वर्क इन 10 15 एंड 20 days respectively. They finished that the work and got rupees 2600 as wages. Find C wages. तो देखो ए बी सी तीन बंदे, एक 10 दिन में काम करा, दूसरा 15 दिन में और तीसरा 20 दिन में। तो अब हम इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो 60 आ जाएगा एलसीएम, 6 4 3, और ये क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब जिस रेशो में एफिशिएंसी वेरी करती है ना, उसी रेशो के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। अब मान लो आप जैसे ये हम सपोज कर रहे हैं
हम लोग ईंट लगा रहे हैं, तो 6 एक ये ए बंदा वो 6 ईंट लगा रहा है एक दिन में, ठीक है। ये बंदा लगा रहा है 4 ईंट एक दिन में, ये 3 ईंट। तो जो जितनी ज़्यादा, मतलब एक ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, जो जितनी ज़्यादा ब्रिक्स लगाएगा उसको उतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। तो देखो ए बी सी का रेशो जो है एफिशिएंसी का, वो आ गया 6:4:3, ठीक है। और वेजेस कितना दे रखा है, तो इसका टोटल कर लिया 13 आ गया, और वो दे रखा हमें 2600 के इक्वल, तो यानी कि 200 टाइम्स। और हमसे सी का वेज पूछा है, तो इंटू 200 कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा 600, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कह रहा है जो एक्स है ना वो 0 to 90 वेरी कर रहा है, और 5 sin थीटा माइनस 4 cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 है। तो एक काम करते हैं, हम पहले वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू 30 से पुट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब देखो 5 × sin 30 होता है हाफ, माइनस 4, और cos 30 होता है √3/2, ठीक है। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा, प्लस में 2 × में sin 30 क्या होता है 1/2, तो यहाँ आ गया 1/4, तो इस 4 से 4 कट गया, ये 2 आ गया, तो 5/2 प्लस 1/2 माइनस का 3, तो ये भी 3 आ गया, माइनस का 3, ये आ गया 0। तो मतलब 30 पे सेटिस्फाई कर गया। अब देखो sec 30 क्या होता है 2/√3, लेकिन उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4/3। अब 30 रखा तो ये 60 हो गया, तो cos 60 कितना होता है हाफ होता है, और हाफ का स्क्वायर 1/4 आ गया। अब tan 30 क्या होता है 30 रखेंगे लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है, तो tan 60 होता है √3, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब ऊपर एलसीएम ले लेंगे, 12 आ गया, 4 4 जा 16 माइनस 3 डिवाइड बाय 3, यानी कि 13/12 × 3, यानी कि 13/36। तो ये इसका आंसर होगा भाई। इसमें जो है ना ऑप्शन वो कुछ गड़बड़ है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 13/36, ठीक है। कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू क्यू पी आर आर सिमिलर। तो देखो दो ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है क्यू पी आर, ये आपस में सिमिलर दे रखे हैं। तो कह रहा है मतलब अलग अलग साइड्स का रेशो दे रखा है। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ मेडियन बी डी, जो बी डी का मेडियन है वो 10 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेडियन ऑफ क्यू पी आर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेडियन ये वाली हो जाएगी, सपोज एक्स मान लेते, तो इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें जैसे हम लिखते हैं साइड्स का रेशो ए बी बाय क्यू पी, वो किसके इक्वल होगा बी सी बाय पी आर के, वो किसके इक्वल होगा सी ए बाय आर क्यू के। तो वही जो रेशो होता है ना वो सेम वेरी करता है किसके केस में मेडियंस के केस में, तो बी डी बाई पी एक्स हो जाएगा मेडियंस के केस में भी, ठीक है। तो अब देखो ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 12, और क्यू पी की दे रखी है, हाँ इसकी भी ये दे रखी है 8। अब इस पे आ जाते हैं हम सीधा, ये 10 है बी डी, और ये हमें निकालना है, इसको मान लिया एक्स, तो ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 20/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कह रहा है ट्रेन क्रॉसेज 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज इन 1 मिनट एंड a 750-meter long tunnel in 50 seconds. Assuming that the train is running at a uniform speed, what is the speed? तो देखो ट्रेन की स्पीड मान ली हमने t है, ठीक है, और वो 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज पार कर रही है, यानी कि 1000 मीटर का, प्लस में ट्रेन की भी कुछ लंबाई रही होगी, वो हमने मान ली x, और वो कर रही है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड में। दूसरे केस में फिर से ट्रेन है, अब वो टनल पार कर रही है 750 मीटर की, अब उसकी भी लंबाई होगी ट्रेन की भी, वो हो गई एक्स, और वो टाइम कितना ले रही है यहाँ पे 50 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे दोनों टी रिप्रेजेंट करे स्पीड को, तो इसको इक्वल कर देंगे दोनों को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1000 प्लस एक्स डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 750 प्लस एक्स डिवाइड बाई 50, तो ये कैंसिल, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 5x, और ये कितना आ जाएगा 150, 150 दिए 450,
4,500, ये 6x, तो ये उधर आके x बच गया खाली और ये बच जाएगा 500, यानी कि ट्रेन की लंबाई आ गई 500 मीटर। अब ट्रेन की स्पीड निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1500, यहाँ पे हम इस वाले में पुट कर रहे हैं, डिवाइड बाय 60, तो कितने टाइम्स आ गया 25। ये आई है स्पीड मीटर पर सेकंड में, हमें इसको आवर्स किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई 5, कितना आ गया 90 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा जिम्मी हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर इन 16 आवर्स, ठीक है। इफ़ शी कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/4 टाइम्स, तो देखो ये मतलब पूरा जर्नी है उसका 88 किलोमीटर का, और हाफ जर्नी को, हाफ का मतलब 44 किलोमीटर, ये भी 44 किलोमीटर, और टोटल टाइम था उसको 16 घंटे लगने थे, लेकिन वो आधे में ही उसने 3/4 टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब 3/4 टाइम यूज़ कर लिया। तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 4 4 थी 12, यानी कि 12 आवर्स में इतनी दूरी डिस्टेंस करी। अब वो बाकी की दूरी कितने में कवर करेगी, 4 आवर्स में। और मतलब उसको पूछा है देन व्हाट शुड बी हर स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन लेफ्ट टाइम। तो अब 44 किलोमीटर उसको जाना है और 4 घंटे उसको लगने वाले हैं, तो कितनी स्पीड आ जाएगी 44/4, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कह रहा अंकिता एंड भविता कैन कंप्लीट अ वर्क इन 44 days and 66 days respectively. If they work together, in how many days can the same work be completed? तो ये ए है, ये 44 डेज में कर रही है, बी है, ये 66 डेज में कर रही है। तो अब इनका एक कंबाइंड वर्क निकाल लेते हैं। वो देखो ये है 4x11, ये 6x11, ठीक है। इसको और क्लासीफाई कर सकते हैं, 2x3, 2x2, तो क्या एलसीएम आ जाएगी 11x2 x 3, इससे हो जाएगा सेटिस्फाई। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं होगा, 2x2 x 3 मान लेते हैं यहाँ पे। तो 11 दूनी 6, यहाँ 2 आ गया, यहाँ आ गया 3, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। एक सेकेंड, ठीक है। अब हमें निकालना है कि ये इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों एक साथ काम करती हैं तो इनकी, अब टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क 11x2 x 3 डिवाइड बाय एफिशिएंसी, क्या 3 और 2 5, तो ये क्या आ जाएगा 11x4 x 3 डिवाइड बाय 5, तो 5 से इसको काट देते हैं, ये आ गया 2.2 पे, और ये आ गया 12, 4 दिए 12, और 12x22 करना है तो 24 आ जाएगा, यानी कि 4 6 2, एक के बाद डेसिमल, यानी कि 26.4 दिन में वो पूरा कंप्लीट काम को फिनिश कर दें, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, ये इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो 243 है, अब 243, और जैसे कि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो क्या होगा पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, और जब पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.20, ठीक है। अब नीचे क्या चल रहा है 7 की पावर 0.25, और 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 और उस पूरे की पावर 0.75, और ये है 7 की क्यूब, 7 की क्यूब और उस पूरे की पावर 0.2, तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 75 से तो आ जाएगा 150, यानी कि 0.15, तो यहाँ पे ये पावर बन जाएगी, यहाँ क्या बन जाएगी 0.6। तो देखो 25 और 15, 40, 40 और 60 100, यानी कि 0.100 जब बनेगी यहाँ पे तो यानी कि 1.00, तो नीचे तो बन गया हमारा 7, ठीक है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब ऊपर देखो ये है किसका है, 3 की पावर जब हम करेंगे ये आ जाएगा, जब 3 की पावर हम 5 टाइम्स करेंगे तो 243 आ जाएगा हमारा।
जैसे हमें पता है ना 9 का स्क्वायर होता है 81, तो वो होता है 3 की पावर 4, और उसको जब 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 243। अब 20 ये ऐसे 100 लिख दिया तो ये आ गया 1/5, तो इसकी पावर 1/5 और पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 3, ऊपर 3 बच गया और नीचे 7। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बाकी अगर इसको आपने डायरेक्ट हिट भी मारना हो ना तो देखो नीचे सारे सारे 7 के हैं, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, और ऊपर क्या है 3 का ही मल्टीपल 5 का तो है नहीं, तो ये तो डायरेक्ट भी आप लोग गेस कर सकते थे। ठीक है, कह रहा मतलब ये फॉर्म में दी हुई है और हमें बताना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, ये है। अब देखो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो हम क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 3/2। ठीक है, अब हम उठाते हैं इस वाले टर्म को, यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, 3 में से गया 2, यानी कि 2/3। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा हमारा 5/4 और ये आ जाएगा हमारा 4/5, तो ये भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, और ये टर्म कैंसिल। और देखो 6 और 1 7/6, और ये आ जाएगा 6/7, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। हमारा क्या बचा 1/1/8 इक्वल टू 1 + 1/x, और हमसे x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, बस आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, एक बार इसको ठंडे दिमाग से सोचना और फिर इजीली कर लोगे। ठीक है, कह रहा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10 फॉर 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, P/R/T/100। तो P की वैल्यू 10 × 10, सॉरी रेट तो 5 है, ×10 ईयर्स /100, तो यानी कि 5। क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 5। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा कार विद प्राइस ऑफ ₹6,50,000 इज बोट बाय मेकिंग सम डाउन पेमेंट ऑन द बैलेंस, अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% is in lump sum and the money is to be paid in 20 equal installment of ₹25,000. How much is the down payment? तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये कह रहा है लम सम, मतलब रफ एस्टिमेट लेके चल रहा है एक तरीके से। अब देखो 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट है और एक इंस्टॉलमेंट है 25,000 की, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएंगी, देखो 5 लाख, 5 लाख की इंस्टॉलमेंट आ गई। ठीक है, अब देखो ये तो होगी हमारी एक तरीके से डेब्ट की वैल्यू, तो लेकिन हम जो डाउन पेमेंट करते हैं उससे जो वैल्यू आती है वो आती है लोन की वैल्यू। तो देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, लेकिन प्लस में होगी क्योंकि यहाँ पे हम उसको डेब्ट दे रहे हैं, मतलब जो इंस्टॉलमेंट बनती है ना वो डेब्ट पे बनती है। ठीक है, देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सपोज़ हमने मतलब 100 रुपये की चीज़ थी पहले, उस पर हमने 20 की डाउन पेमेंट ले ली तो 80 आ गए। ये तो हमारा क्या होता है, ये लोन होता है, ये डेब्ट नहीं होता, ये किश्त नहीं होती, फिर इस पे इंटरेस्ट लगेगा और फिर जाके हमारा क्या बनेगा डेब्ट, और इस पे हम क्या बंधवाते, इस अमाउंट पे हमारी किश्त बनती है। तो देखो यहाँ पे एक तरीके से फिर ये क्या हो जाएगा, 11 की वैल्यू जो है ना वो दे रखी है हमें 5 लाख, तो यहाँ से हम 10 की वैल्यू निकालेंगे, और जब 10 की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आ जाएगी रफली 454545.45। ये लमसम क्वेश्चन में बोला हुआ है लमसम, तो हम क्या लेके चलेंगे, रफ रफ आइडिया लेके चलेंगे। ठीक है, अब ये आ गया हमारा जो लोन था, तो अब टोटल जो अमाउंट थी वो कितनी थी, 6.5 लाख, उसमें से ये माइनस कर देंगे 454545.45, तो जो लमसम वाला आइडिया वो आएगा ना वो क्या आ जाएगा 19544, ये हमारा क्या आ जाएगा लमसम वाला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इतने उसने डाउन पेमेंट करी है, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ टू क्वालिटी ऑफ पल्सेस एक्स एंड वाई ऑफ प्राइसेस 100 and 150 per kg are mixed in the ratio 7:20, then what is the price of this mixture of pulses? तो देखो इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करेंगे, एक्स और वाई उनके प्राइस है 100 150 और कंबाइंड वाला हमें निकालना है।
और एक्स वाली जो पल्स है वो कितनी ली है 7 रेशो में, और ये ली है 20 रेशो में। अब देखो इनके डिफरेंस कितना है 50 का, उस 50 को 27 में बांटना है, ठीक है, डिवाइड बाई 27, इनटू में 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 350 बटे में 27, तो 27 से काटा एक बार 27, और कितना एलसीएम आ जाएगा फिर, 5 में से 15 में से 7 गए 9, 15 में से 7 गए 8, 80, एक सेकेंड 80 बचे, 80 फिर लगभग 3 के आसपास है, तो ये 13 के अप्रोक्स जा रहा है भाई, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लगभग 13 मान लेते हैं, और 150 में से 13 गई यानी कि 137, ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें हमें ना, इसमें भी नियरेस्ट इंटीजर के पास जाना है, तो अगर हम जैसे इसको पूरा सॉल्व भी करेंगे तो 12.99 समथिंग आएगा, 98 मान लो, इतना समथिंग आएगा, तो वो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 पॉइंट ऐसे आ जाएगा, इतना समथिंग। अब उसको हम लगभग क्या मान लेंगे 137 मान लेंगे, तो इसीलिए राउंड ऑफ करके हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 137, ये हमारा उसका मतलब क्या हो जाएगा कंबाइंड प्राइस हो जाएगा, ठीक है। कह रहा इन अ रेस अरविंद रन्स 5/4 टाइम्स एज फास्ट एज भानु, तो दो बंदे, एक अरविंद है एक भानु है, रेस में जिस स्पीड से भानु भागता है ना और उसके 5 टाइम्स भागता है अरविंद, मतलब भानु 4 की स्पीड से भाग रहा है तो अरविंद 5 की स्पीड से। कह रहा इफ अरविंद गिव्स अ लीड ऑफ 60 मीटर टू द भानु, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट। तो देखो ये रेस का ट्रैक है, इसने क्या करा, अरविंद ने 60 मीटर की लीड दे दी, यहाँ भानु है, अब यहाँ अरविंद है, इनको जाना है यहाँ पे, दोनों को यहाँ पे जाना है इस पॉइंट पे। अब देखो ये यहाँ से भाग रहा है, ये यहाँ से भाग रहा है, तो टाइम पे तो सेम पे ही पहुँच रहे हैं, तो टाइम ही क्या हो जाएगा इस केस में इक्वल हो जाएगा। अब अगर देखो टाइम कांस्टेंट है ना, तो जो रेशो उनकी स्पीड का होगा ना, ये उनकी स्पीड का था, तो वही रेशो उनके टाइम का, वो उनके डिस्टेंस का हो जाएगा, तो इनके डिस्टेंस का भी रेशो यही आ गया। अब देखो ये सेम, इनके डिस्टेंस में गैप कहाँ पे आ रहा है, ये वाला गैप ही आ रहा है बस, तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 60, ठीक है, और हमें निकालना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, तो स्टार्टिंग से लेके अरविंद भाग रहा है लास्ट तक, तो 1 की वैल्यू 60 है, तो 5 की वैल्यू क्या कर देंगे इंटू 60 यानी कि 300, मतलब 300 मीटर की वो क्या रही होगी टोटल रेस रही होगी, ठीक है। आगे बढ़, कह रही ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल P इज 3 टाइम्स द एंगल ऑफ R, तो एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, और PQRS, ठीक है, और जो एंगल P है ना वो 3 टाइम्स एंगल R के है, तो एंगल सपोज RX है, तो ये 3 टाइम्स 3X हो गया। अब कह रहे हैं S इज़ 4 टाइम्स Q, अगर Q हमने सपोज Y मान लिया तो इसके 4 टाइम्स 4Y हो गया। अब अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो यानी कि एंगल P प्लस एंगल R कितना आ जाएगा 180, यानी कि 3x और x 4x, तो 4x की वैल्यू 180, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 45। अब दूसरा केस सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 4y प्लस वाई भी 180 के इक्वल, तो ऐसे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 बटे 5 यानी कि 36। अब देखो हमसे पूछा क्या है, s और r की वैल्यू पूछी है, s है 4 टाइम्स y, तो 4 इंटू 36 और प्लस में कितना है r की वैल्यू x है यानी कि 45, और 36 चौक क्या होता है 144, प्लस में 45 क्या आ जाएगा 9 8 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 189, ठीक है। कह रही 4 नंबर्स 39 117 17 एंड y आर इन द प्रपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ y, तो देखो प्रपोर्शन में होते हैं ना, तो उनको कैसे लिखते हैं इक्वल टू 17/x, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये सीधा सीधा इसके कितना है 3 टाइम्स है, तो यहाँ से x की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी 51। मतलब प्रपोर्शन का मतलब ये है कि सपोज जैसे ये दो नंबर जिस रेशो से वेरी करें ना, उसी रेशो से ये नंबर वेरी करने चाहिए, ठीक है, ये इसका मतलब है प्रपोर्शन का, ठीक है।
कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पिंस रिड्यूस्ड बाय ₹4 पर डजन 12 more pins can be purchased for ₹48. The cost of pins per dozen after reduction. तो देखो सपोज पहले x रुपए थी, अब हो गई x-4। अब उसके कारण क्या हो रहा है, वो 12 पिन एक्स्ट्रा ले पा रहा है। ठीक है, 12 पिन वो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। तो सपोज इनिशियली y थी, अब वो 12 एक्स्ट्रा खरीदा, तो ये 1 डज़न की बात कर रहा है। पर डज़न तो हम मान लेते हैं 1 डज़न की है, मतलब वाई डजन्स है, ये डजन्स में चल रहा है। तो ये हो जाएगा, 12 पिन है तो उसको मान लेते हैं हम 1 डज़न, तो वाई प्लस में 1 डज़न की वैल्यू है। और जो कॉस्ट है ना वो रह रही है 48 दोनों केस में। ठीक है, और हमें बतानी कॉस्ट आफ्टर रिडक्शन। तो देखो ऐसे केस में है ना, हम क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे। ठीक है, हमसे पूछ रहा है रिड्यूस्ड कॉस्ट, तो सपोज करो पहले हमने रिड्यूस कॉस्ट मान ली 8। ठीक है, अब ये 8 मान ली तो ये 12 रही होगी। ठीक है, अब देखो क्या इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, हम वो चेक करेंगे। तो 12 से कट गया कितने टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स, और 4 और 1 5, और 8 पंजे 40, नहीं सेटिस्फाई करा, नहीं करा ना, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब हम दूसरा लेंगे 12, तो रिड्यूस कॉस्ट थी 12, तो ये उससे ज़्यादा 16 रही होगी। ठीक है, अब 16 से काटा तो 3 रहा होगा, अब 3 रखा तो 4, तो 12 चौक 48 और 16 3 48। हाँ भाई सेटिस्फाई कर गया। तो जो हमारा रिड्यूस्ड अमाउंट रहा होगा ना पर डज़न, वो कितना रहा होगा, 12। ये 16 रुपये था पहले, ये 12 था। 16 के 3 डज़न ले रहा था वो, अभी कितने ले पाएगा वो, 4 डज़न, एक एक्स्ट्रा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा द रेशो ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज, इंटीरियर एंगल है, रेशो में एक्सटीरियर एंगल है, उनका रेशो दे रहेगा 4:1। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, और हमें क्या बताना है, पॉलीगन की साइड्स बतानी है। ठीक है, तो देखो हम है ना इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो इंटीरियर एंगल इनटू में एन, वो किसके इक्वल है, ये मतलब उसका सम हो गया एक तरीके से। ये किसके इक्वल होता है, n-2 इंटू में 180। और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, 360 डिवाइड बाई एन। तो देखो ये तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होगा, यहाँ से आ गया इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा फिर यहाँ से, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई एन। तो देखो इनकी वैल्यू तो ये दी हुई है, हम रेशो में चल रहे हैं, तो इनकी एक्चुअल में क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 180/n और रेशो में 360/n। ठीक है, तो ये आ गया 2 टाइम्स, तो n से n कैंसिल हो गया। ठीक है, जो इनका रेशो है उसके अकॉर्डिंग हम वेरी करते हैं। n-2 है और इसकी वैल्यू 2 है, और रेशो में क्या है 4/1, तो n-2 की वैल्यू 8, n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10, मतलब उसमें क्या रही होंगी, 10 टोटल साइड्स रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। कह रहा पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल इन 18 आवर्स। बोथ पाइप वर ओपन टुगेदर एंड अ लीक वॉज स्पॉटेड विच इंक्रीज द फिलिंग टाइम बाय 48 मिनट्स। तो देखो एक ए है, बी है, 12 घंटे में भर रहा है, ये 18 में, तो 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36, तो 36 इनका टोटल कैपेसिटी होगी, तो 3 ये 2, इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब देखो बोथ पाइप्स वर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप्स को ओपन कर रखा है, और फिर क्या होता है, एक लीक स्पॉट हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, द फीलिंग अप टेक्स 48 मिनट्स। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, हम इनका वो निकाल लेते हैं। अगर ये दोनों प्रॉपर काम कर रहे होते हैं तो 3 और 2 5, इनकी एफिशिएंसी कंबाइंड एफिशिएंसी, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.2 आवर्स। अगर ये दोनों इकट्ठे सही से काम कर रहे होते ये लेते 7.2 आवर्स का टाइम। लेकिन अब क्या हुआ, एक उसमें जो टैंक था ना उसमें लीक डेवलप हो गया, तो उसके कारण क्या हुआ, 48 मिनट्स इनको एक्स्ट्रा लगे। ठीक है, अब देखो अगर कोई लीक नहीं होता तो उनको लग रहा था 7.2 आवर्स ज़्यादा। ठीक है, यानी कि अगर इसको हम फ्रैक्शन से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/6,
है ना। तो 7.2 का मतलब क्या हो गया, 12 मिनट एक्स्ट्रा होगी। तो यहाँ से लग रही थी उसको 7 आवर्स 12 मिनट, लेकिन अब लीक डेवलप हो गया तो 48 मिनट एक्स्ट्रा लग रही है। तो टोटल टाइम अब कितना लग रहा है उसको, 8 आवर्स। ठीक है। अगर टोटल कैपेसिटी टैंक की 36 है और उसको 8 घंटे अब लग रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, मतलब उनकी एफिशिएंसी क्या रही होगी कंबाइंड, तो क्या आ जाएगा 4.5। ठीक है। अब देखो ए प्लस बी और माइनस का सी, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4.5 है। इसकी एफिशिएंसी 3 की है, इसकी 2 की 5, तो इसकी क्या क्या रही होगी, 0.5 की एफिशिएंसी रही होगी। ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक फॉर द लीक टू एम्प्टी ए फुल टैंक। अब टैंक भरा हुआ है 36 से और वो हाफ आवर पर स्पीड की स्पीड से निकाल रहा है पानी को, तो कितने आवर्स लगेंगे उसको, 72 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी, मतलब इतना टाइम में वो पूरे टैंक को खाली कर देगा। ठीक है। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू। तो देखो प्राइम नंबर्स लिखते हैं, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 13 और 17 और 19, ये हो गए हमारे 1 2 4 4 8। हाँ, इसको 7 से डिवाइड करना, अब बस ऐड करना है, 5 5 10, 17 17 18 28 और 28 और 13 41, 41 और 19 कितना हो गया, 41 और 19 कितना हो गया, 60, 60 और 17 77, 77/7, यानी कि क्या आ गया अपना 11। तो उनका जो मतलब सम का एवरेज होगा वो क्या होगा, मतलब एवरेज नहीं पूछा इसने, तो सिंपल डिवाइड बाय 7 पूछा, सम करना और डिवाइड बाय 7, तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45। तो सपोज यहाँ पे सपोज प्लेन है, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 45 डिग्री है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 12 सेकेंड हॉरिजॉन्टली द एंगल ऑफ प्लेन एलिवेशन चेंजेस टू 30। तो सपोज ये चल रहा है, अब यहाँ पहुँच गया 12 सेकेंड में, अब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है ना इस पॉइंट से, अब वो कितना हो गया, वो हो गया 30 डिग्री। ठीक है। और कह रहा है इफ़ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2400 मीटर, 2400 मीटर पे फ्लाई कर रहा है ये। ठीक है, ये 2400, तो यहाँ भी हाइट 2400 ही रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। और हमें बतानी स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन km/h। ठीक है। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करो, ये वाला। इस ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि 10 नहीं, पाइथागोरस नहीं लगा रही इसमें, हम नॉर्मल 1045 लेंगे, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 1045 की वैल्यू 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2400 डिवाइड बाई बेस, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2400। तो यानी कि जो ये दूरी है ना, ये है 2400। एक सेकेंड, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, ये दूरी आ गई 2400 मीटर। ठीक है। अब हमें क्या निकाला, अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस निकाल, हमें स्पीड निकालनी है, वैसे तो हम डिस्टेंस पता कर लेंगे और टाइम हमें दे रखा है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब देखो इसको मान लेते हैं हम एक्स। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला, ये वाला ट्रायंगल। तो देखो इसमें फिर से अब लगाएंगे 1030, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 2400 अपॉन में कंप्लीट 2400 प्लस में एक्स। अब 1030 क्या होता है, 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2400 प्लस में एक्स इक्वल टू 2400√3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2400√3 माइनस में 2400, तो 2400 कॉमन आ गया इसमें से, तो क्या आ गया, √3 - 1, ये आ गई उसकी डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है भाई, ये आ गया 2400√3 - 1। अब देखो डिस्टेंस आ गई और टाइम पता है हमें,
तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस आ गई 2400√3 - 1 / 12। तो ये है मीटर पर सेकंड में, हमें इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 2, नहीं नहीं एक सेकंड, ये 3, ये 2 और 5 दूनी 10, 10 से 1 कैंसिल, यानी कि 720 इंटू √3 - 1 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी, उसकी एरोप्लेन की स्पीड हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1024। तो देखो इसको ये किस क्या कैसे मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 32 इंटू 32, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम फर्दर, 2 की पावर 5, ये भी 2 की पावर 5, ठीक है। तो देखो यहाँ से कंबाइंड क्या बन जाएगा, 2 की पावर 10, और देखो दो आप खुद ही एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके और इसकी पावर 10, तो इसके कितने प्राइम फैक्टर हो जाएंगे हमारे, 10 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसके कितने प्राइम फैक्टर हैं टोटल, 10, ठीक है। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1010 टू 1998 विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 17 नोर बाय 18। तो देखो 1010 से लेके 1998 तक के, अब डिफरेंस ले लेते कितना आएगा, 8, 8 और 9, यानी कि इतने नंबर्स हैं। अब देखो नाइदर डिविजिबल बाय 17 नोर बाय 18, तो देखो ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे हमने सपोज नंबर माने, तो 17 आ गया। अब 17 नंबर में से 16 नंबर तो ऐसे होंगे जो उससे डिविजिबल ही नहीं होंगे, केवल एक ही होगा जो डिविजिबल होगा, तो जो नहीं होंगे वो कितने हो जाएंगे, 16 डिवाइड बाई टोटल 17। अब देखो अब हम ले रहे हैं 18 नंबर ऐसे ही, तो अब 18 में से क्या होगा, 17 नंबर्स तो ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, और जो एक नंबर होगा वो सिर्फ हो जाएगा वो खुद ही 18। तो ऐसे ये आ जाएगा 17/18, तो इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, तो 9 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1 टाइम्स, और फिर 81 पे 19, और फिर बचा कितना 7 0, तो लगभग लगभग 7 0 तो 72 होता है 8, लगभग लगभग 8 मान लेते हैं, और इंटू में 8, वैसे इससे कम ही है ये, इंटू में 8, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड, इसमें कुछ, ये 1 पे जाएगा, उसके बाद कितने पे, अब जा नहीं रहा तो 0 आएगी, अब 88 अब जाएगा 9 पे, ठीक है, 81 पे गया, अब बचेगा हासिल, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 7 0, अब आएगा लगभग 8 टाइम्स, ठीक है। और इनको करते हैं 8 से, मतलब 8 8 जा 64, और 9 8 72, 72 और 6 78, 7 8, यानी कि कितना रहा है 878.4, मतलब कितना रहा होगा, वो रहा होगा 878। मतलब इनके बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि ना तो डिविजिबल है 17 से ना ही 18 से, वो हैं 878, ठीक है। कह रहा है ट्रेडर सेल्स द आर्टिकल आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 24% एंड 25%। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 21500, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो देखो कैसे करेंगे, ये इसका सेलिंग प्राइस है, दो उसको डिस्काउंट दिए हैं, तो 24 का डिस्काउंट है तो 76/100, 25 का डिस्काउंट है तो वैल्यू आ जाएगी 75/100, ये आ गया 3/4, 2 0 कैंसिल, 4 से कट गया 19 पे, ठीक है। अब अगर हम 3 का मल्टीपल इसमें देखें तो 9 कैंसिल, 6 ये भी हो रहा है, 3 ये नहीं हो सकता, और ये क्या है 3 10 14, ये भी नहीं हो सकता, 10 और ये हो सकता है। अब इन्हीं दोनों में से कोई सा आंसर होने वाला है हमारा, ठीक है। तो देखो अगर रफ आइडिया पे भी जाएं तो 6 45 और इंटू में 19 है, ठीक है। अगर हम इसको मान लेते हैं 20 - 1, तो इसको डबल करेंगे तो 6 दूनी 12 और 90, ठीक है,
नहीं नहीं, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुई है। 0 तो एज इट इज़ आ गया, 45 का आ गया 90, और 6 का 12, 12,900, और माइनस करना 645। तो 12,000 में से ये 11 के समथिंग तो जाएगा नहीं, क्या बच जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए ही बच जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? अ सम ऑफ ₹7500 अमाउंट टू ₹9075 एट 10% per annum, interest being compounded yearly in a certain time. The simple interest on the same sum for the same time and the same rate is। तो देखो कैसे करेंगे, इसमें लेते हैं हम अमाउंट बाय प्रिंसिपल। तो जो अमाउंट है और उसका मतलब पावर मान लेंगे 1/n। तो जहाँ पे मतलब वो मतलब स्क्वायर की फॉर्म में या क्यूब की फॉर्म में जहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि वो कितने टाइम के लिए दिया है। तो देखो 9075 ये अमाउंट है, और 7500 उसका क्या है? प्रिंसिपल है। इसको कैंसिल करते, 25 से आ गया 300, 25 से उसको काटा तो 3 पे गया। ठीक है, 75, 157, 157 में 25 पे जाएगा तो 6 आ जाएगा, और फिर 75 3, अब 3 से काट देते, 1/n चल ही रहा है, तो 121/100। अब ये देखो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है, ये 10 का स्क्वायर 11 का, और हमारा रेट भी 10% है, तो यानी कि ये 1/2 रहा होगा, तब ये क्या आ जाएगा? 11/10 मान, यानी कि यहाँ से हमारा जो है टाइम आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? 2 ईयर। अगर सपोज यहाँ पे ये ऐसे आ रहा होता, तो हम उससे ये डिसाइड कर लेते कि जो हमारा वेरी कर रहा है ना यहाँ पे, वो कर रहा है क्यूब की फॉर्म में, मतलब 3 ईयर का टाइम है, लेकिन यहाँ स्क्वायर की फॉर्म में वेरी कर रहा, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स का। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालना में उसी सम पे सेम टाइम के लिए और सेम रेट से। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल है, 100% की वैल्यू कितनी होती है? 7500। अब 2 साल के लिए 10% रेट है, ठीक है, तो 20%। ठीक है भाई, यानी कि 120%। अब 1% की वैल्यू 75 है, तो 120 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी? 0 को हटा देते हैं, 1 सेकेंड। 75 इंटू 12 करना, 75 दूनी 150, 75 एकम 75, यानी कि 0 0 900, यानी कि 9,000। तो अब चेंज कितना आया? 1500 का। तो यही हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बाकी नहीं तो आप क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, P/R/T/100। यहाँ से क्या आ जाएगा? 7500 इंटू में रेट कितना है? 10 टाइम 2 डिवाइड बाई 100, तो ये 150, यानी कि 1500। इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ठीक है, कोई से जिससे भी आपको इजीली कंफर्टेबल लगे आप उससे निकाल लेना। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म। धन्यवाद।